ऑल राइट, अपनी आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा जरा याद करवाता हूँ, पिछली क्लास में अगर कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी वो लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एक मुझे याद पड़ी है, पी वी इक्वल्स टू के टी। आपको याद है मैंने बताया था कि ये एज डायरेक्ट एन इक्वेशन तो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये तीन रिलेशनशिप्स पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके थे। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए थे। फिर स्मॉल सी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। इसमें स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं गालिबन, ऐसे ही है। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। क्यू कहते हैं थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी को। इसका यूनिट जूल होना चाहिए। और ये जो कैप स्मॉल सी है, दैट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका यूनिट होना चाहिए जूल पर केजी केल्विन्स, या फिर केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी यूज हो सकता है। पिछली क्लास में इनका जिक्र हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक पिस्टन है, सिरिंज है, उसमें एक पिस्टन मौजूद है। पिस्टन क्या होता है? एक इस तरह से आप समझ लें, ढक्कन होता है, लिड होता है, लेकिन वो आगे या पीछे मूव किया जा सकता है। इसको हम पिस्टन कहते हैं। इंजन्स में मौजूद होता है ये। अंदर मौजूद गैस जब एक्सपैंड करती है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। अंदर मौजूद गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर रिंग पिस्टन शायद लड़कों ने सुना हो, तो पेट्रोल को एयर के साथ मिक्स करके जब आग लगाई जाती है ना। सही। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, इमेजिन करें इसके अंदर एक गैस मौजूद है, और उस गैस का एक प्रेशर है इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल्स। और उस गैस को मैं यहाँ इन ब्लू डॉट्स के जरिए शो कर रहा हूं। इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। थोड़ी देर बाद ये पिस्टन पीछे चली जाती है। The distance that it has moved backwards is 2L. I want you to find out the new pressure of the gas. जी, एक दफा फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। पिस्टन जब पहली जगह पे मौजूद था उस वक्त लेंथ थी L, गैस की लेंथ, और अंदर मौजूद जो गैस थी उसका प्रेशर इतना था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये पिस्टन 2L जितनी लेंथ पीछे चला गया। अब आपसे कह रहे हैं गैस का नया प्रेशर फाइंड आउट करके दिखाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दो प्रेशर्स का जिक्र हो रहा है और दो लेंथ्स का जिक्र हो रहा है। ट्राई करें, शाबाश। दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मुश्किल है जी। हाँ, लेंथ तो 3L हो जाएगा। इन फॉर्मूलाज में तो कहीं पे लेंथ है ही नहीं।
मैंने तो लेंथ दी है, हमें तो वॉल्यूम चाहिए, क्या करें? दैट्स द क्वेश्चन। अपना अपना करें, मुझे ना बताएं। जो आपको समझ आ रही है, टेक अ फ्यू मिनट्स, ट्राई इट आउट एंड देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। लेंथ कैसे मिलेगी? चलें, करें करें, जो समझ आती है वो अटेम्प्ट करें प्लीज। नहीं, नहीं, आप फिर आप भूल रहे हैं कि ये तीन चीजें हैं। ये पहले वाला तब अप्लाई होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये दूसरा वाला तब अप्लाई होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तीसरा वाला तब अप्लाई होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर नीड्स टू डिक्रीज। वो तो क्यूब के लिए होगी ना वॉल्यूम। इज दैट अ क्यूब हियर? व्हाट शेप इज इट? इट्स अ सिलेंडर। then you have to use the formula for the volume of a cylinder. ये चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी स्कूल में किया होगा। अगर नहीं किया तो फातिहा पढ़ लें अपने फिजिक्स टीचर की। जी, पिटे मुंह कहते हैं इसको प्यार से। चाहे आप। शाबाश। अभी इसी पे बेइज्जती हो रही है इसकी। और ये बात मैं बार, जाहिर है भूल गया तो बर्दाश्त करें, थोड़ी सी बेइज्जती और क्या, मैं तो बता ही देना इवेंचुअली। देखो शायद वही आती है ऊपर से। हाँ जी, मैं थोड़ी बेइज्जती ना कर लूं पहले। ले जी। जी, जी बात करते हैं अभी हम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। इससे भी आपका मसला हल नहीं होगा। ओ हाइट ही नहीं है। और रेडियस भी नहीं है। क्लास में आते मेरा मूड अच्छा हो जाता है। एरिया का फॉर्मूला देखो, एक दफा बताऊंगा, मेरी बात सुने। जो मैं अब बताने लगा हूं इट्स नॉट रेलिवेंट। ऐसा नहीं है कि एज अ फिजिक्स टीचर मुझे बात आपको बतानी चाहिए, बट बिकॉज आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ। मैं भी आपकी तरह ऐसे ही बेवकूफाना तरीके टीचर से कहता था फॉर्मूला बता दें, ये क्या वो क्या। एक दफा ध्यान से मेरी बात सुने। जब भी वॉल्यूम निकालनी होती है ना, किसी भी शेप की वॉल्यूम हो, देयर विल ऑलवेज बी एन एरिया बीइंग मल्टीप्लाइड विद अ लेंथ। हाइट एक तरह की लेंथ होती है ना, होती है ना। तो अगर सिलेंडर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली रख लूं और ये उसका रेडियस हो, तो ये पाई आर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आ गया? आ गया ना। और ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर बनती है, अगर मैं लिटा के सिलेंडर को रखूं तो ये लेंथ नहीं कहलाएगी? कहलाएगी ना। दैट मीन्स जो प्रॉब्लम आपके जहन में थी कि हाइट तो है ही नहीं, बेसिकली ये लेंथ है जो कि इस वक्त हाइट है। नहीं है। हाँ, हाँ, वैल्यू नहीं है ना। हो सकता है जरूरत ही ना हो। तो इसमें न्यूमेरिकल आंसर है, नंबर है। इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ, वो सीखें। ऐसे इल्जाम ना लगाऊंगा, उंगलियां ना उठाए मेरे ऊपर। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो सीखें, देखें। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये पता है या नहीं पता? पिछली क्लास में बताया था। ओके, नाउ P1 एज इट इज, वॉल्यूम V1 की जगह मैं लिख दूं एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना? अब हाइट की जगह लेंथ लिख दूं। एरिया कौन सा वाला है जिसको मैं यहाँ ऑरेंज से शेड कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया है। इस पिस्टन को अगर मैं पीछे ले जाऊं तो क्या पिस्टन के एरिया पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, राइट? तो हाइट की जगह पर
मैं लिखता हूं L, फिर इक्वल्स टू P2, वॉल्यूम की जगह मैं लिखता हूं एरिया इनटू हाइट। फिर से अब मुझे बताएं, क्या ये एरिया चेंज हुआ है? क्या ये उतना ही है ना जितना पहले था? इसलिए मैंने ए के साथ 1 और 2 नहीं लिखा। लेकिन ये जो हाइट है ये चेंज हुई, कितनी हो जाएगी? एक एल ये था, 2L एक्सपेंशन हो गई, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 3L। सो आपकी इजाजत से इंस्टेड ऑफ H आई एम गोइंग टू प्लेस 3L। नेक्स्ट, पहले वाला प्रेशर था 3.5 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ। और पहले वाली लेंथ है L, बाद वाला प्रेशर P2 निकालना है, बाद वाली लेंथ है 3L। तो अकलमंदों, ये L और ये L यहां से कट नहीं जाएगा? कब कहा है? अगले साल, जाहिल आदमी। P2, हाँ जी क्या बोला आपने? बोले 2L रह जाएगा? कसम खाओ, L और L तो कैंसिल होगा। हाँ, 3 रह जाएगा ना, तो मैंने 3 तो लिखा हुआ है। तो मैं यही करूंगा अगले स्टेप में। 1 मिनट इसकी सुन ले जरा। आपने कभी जिंदगी में मैथ की शक्ल ही नहीं देखी? फिर मैं करके दिखाता हूँ अभी इसको। मैं करके दिखा, 1 मिनट यार, 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो? ये लो, ऐसे नहीं काटते, ठीक है? अब गौर से देखना क्या होने लगा। डू यू अग्री दैट दिस शुड बिकम 3.5 इंटू 10 की पावर 8L डिवाइडेड बाय ये पूरा 3L यहाँ आके डिवाइड। और यार 1 मिनट यार, चुप नहीं करेगा। इक्वल्स टू P2, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ऐसे कट जाते हैं, L और L डिवाइड हो गए एक दूसरे से। आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत है? अस्तगफुरुल्लाह, फिर ऐसे स्कूल पे 3.5 इंटू, चुप कर जा, 3.5 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 3, व्हाट्स द आंसर? ये 3.5 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 से, ये 3 इस 3 से नहीं कट सकता। बेटा सारी जिंदगी से ये ऐसे ही होता आ रहा है, सारी जिंदगी से ये ऐसे ही होता आ रहा है, मेरे बचपन से, उससे भी पहले, उससे भी पहले। करेक्ट आंसर शुड बी 1.16। दैट शुड बी द आंसर। नहीं तो एल और एल से काटना कैलकुलेटर से साबित नहीं है ये हाथ से करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक, लेकिन आपने यही किया ना, 3 को 3 से काटा था। ये ना 3.5 में ये 0.53 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो वो ठीक होता जो आप कह रहे थे। आई होप प्रोसेस समझ आया होगा आप लोगों को। इसमें जो सबक मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो ये था कि वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ लगना है। और दूसरी बात ये बता रहा था, चूंकि एरिया पहले जितना था, बाद में भी पिस्टन का एरिया उतना ही है। आप लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हैं? डू यू नॉट ट्रस्ट मी टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन? देन बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। आई एम ऑफेंडेड बाय दिस। ए एंड ए कैंसिल आउट हुआ, इत्तेफाक की बात है, ये इसको इसके ऊपर एतराज नहीं हुआ। इसमें कोई, तुम बेटा वो हाई ऑक्टेन डलवाओ पहले। ये ले जी, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं तो एक क्वेश्चन शुरू में ऐसे रिफ्रेशर के लिए दिया था, तो आप लोगों को तो कुछ भी नहीं आता। तो एक गेम खेलते हैं, अगले 15 मिनट तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चलो, लो भाई, आपके लिए, आपके लिए एक नई बात यहाँ पेश खिदमत है, सुनिएगा। क्या आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या होता है?
जी, एनीवन फ्रॉम द लेडीज, आगे वाली लेडीज। ऐसी क्या गलती की थी मैंने? अच्छा क्या है फिर, वो भी गलत है, वो भी गलत। मेरा केमिस्ट्री में ए था, ए लेवल में, वो भी गलत है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैव नथिंग टू डू विद इंटरनल एनर्जी। एक तो गलत, ऊपर से बेशरम। जी, पुट योर फोन अवे प्लीज। ऐसी नहीं नहीं, ऐसे ही रख दो साइड पे, शक हो रहा मुझे। चलो अब बोलो। अच्छा ये ठीक नहीं है, ले जी तहरीर फरमाए। अच्छा बाय द वे, एज आवर कोर्स प्रोग्रेसेस, ऐसे कोई आधा पौना कोर्स जब हमारा हो जाएगा, आई विल प्रोवाइड यू विद द इंटायर लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस एंड इंटायर लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। मैंने इकट्ठी करके रखी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे इंतहाई निकम्मे होंगे। मैंने पहले ही वो इकट्ठा करके रखा हुआ है सारा कुछ। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, अपनी लिस्ट खुद बना लें। सम ऑफ, बोल, सोलर एनर्जी। sum of random kinetic energy and potential energy of the particles of a substance। ले जी जल्दी से छापा मारे, पेपर में आना है इंशाल्लाह, और आपको भूल जाना है इंशाल्लाह, सब कुछ आ जाए। सम ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या? नहीं, हर क्वेश्चन का पहला पार्ट डेफिनेशन वाला होता है। तो अगर पेपर टू में तकरीबन 10 या 12 सवाल आ रहे हैं, तो आप समझ लें तकरीबन 15 to 20 मार्क्स डेफिनेशन वाले। अब मैं आपको ना एक अजीब सी बात बताने वाला हूँ, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इट्स ओके टू नॉट नो। पहले अगर आपको ये बातें नहीं पता थी, नहीं याद थी, तो इट्स ओके। लेकिन जो मैं अब बता रहा हूं, इसको एटलीस्ट इस तरह समझ लें कि अगली दफा जब कोई ये बोले तो ऐसी शक्ल ना बने जैसी अभी बनी हुई है। ठीक है? इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन योर फिजिक्स टीचर। उसको पता भी नहीं है मैं उसकी विपरीत कर रहा हूँ, बेचारा जो भी था। Right now, I am your physics teacher and I take it personally. Listen to me very attentively. I hope सबको kinetic energies का तो पता होगा, जो मूवमेंट की वजह से होती है ना? इमेजिन करें गैस है, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह की होती है मोनम? फ्री मूव करते हैं ना। मूवमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो वाइब्रेट भी करते हैं, वो रोटेट भी करते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं, अपनी जगह छोड़कर कहीं और भी जाते हैं। ये उनकी तीन तरह की मोशंस हैं। अब तीन तरह की मोशंस हैं, तो फिर तीन तरह की काइनेटिक एनर्जीज भी होंगी, ऐसे ही है ना? अच्छा, किसी भी गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स की जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज हैं, उन सबको ऐड कर लें। दैट विल बी कॉल्ड द सम ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जीज। अब वो अजीब बात अब मैं करने वाला हूं, सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं आपकी जगह पे था, तो मैं ये सोचता था ये शायद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे टीचर ने बताया होगा या नहीं बताया होगा मुझे नहीं याद, लेकिन ये गलत है। ये जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ओके, लिसन टू मी अटेंटिवली फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। मैं अपनी बात इस 2-3 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जीज जो होती है ना, चाहे वो इलास्टिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ये सारी पोटेंशियल एनर्जीज किसी ना किसी फोर्स की वजह से है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों है इस ऑब्जेक्ट के पास? बिकॉज इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जो मेरे हाथ में मेरा फोन है। अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल्स को पकड़ के रखूं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, करेंगे ना? तो रिपल्शन की वजह से एक फोर्स इनके दरमियान में मौजूद है, जिसकी वजह से
पार्टिकल्स के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। एक स्प्रिंग को जब मैं खींचता हूं तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स पैदा हो जाती है। टू सम इट अप, all kinds of potential energies, they exist because of a force। जो तीन पोटेंशियल एनर्जीज आपको बताई हैं, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी उनमें से कोई भी नहीं है। पार्टिकल्स के दरमियान में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? उनको क्या कहते हैं जो पार्टिकल्स के दरमियान में? केमिस्ट्री वाली मैडम। ओए वाह, क्या बात है, क्या बात है। इससे पहले की और पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो पार्टिकल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनके पास है। तो दो तरह की एनर्जीज बताई, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मौजूद होने वाली पोटेंशियल एनर्जीज। इनको ऐड कर ले तो ये किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अवैस, ओके। मैं इस बात को ऐसे मैथमेटिकली भी लिख देता हूं क्योंकि शायद वही समझ आ जाए आपको। इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जीज प्लस द पोटेंशियल एनर्जीज। मेरे साथ हैं? नेक्स्ट टाइम प्लीज थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लीजिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछे तो सही जवाब दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। व्हेन heat is supplied, when heat is supplied, the kinetic energy of the particles can change, i.e. change in temperature। i.e. का मतलब होता है दैट इज, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन चेंज, इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही है, यही फीलिंग मेरी भी है, यही वाली फीलिंग्स मेरी भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, ध्यान तो देना। बट व्हेन a specific temperature is reached, but when a specific temperature is reached, the temperature stops changing, kinetic energy stops changing. Now the state changes। हैं? क्या मतलब? मैं इसको समझाने की नाकाम कोशिश करता हूँ, जरा ये चीजें लिख लें अगर आप लिख लें। मैं छोड़ दूं फिर? आप बताएं, आपको क्या समझ आया हुआ है, फिर मैं बताता हूँ। क्यों नहीं? ये नहीं सर, आई हैव 18 years ऑफ एजुकेशन बिहाइंड मी सजेस्टिंग ऐसा नहीं होता। ओके, मैं बताने लगा।
जो मैं बताता हूँ वो याद रखिएगा, क्योंकि वैसा होता है। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, लुक एट माय फेस, आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू बी एज वेल। इमेजिन करें, डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, दैट्स इट। क्योंकि आज अगर ये बात समझ आ गई तो दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आज नहीं समझ आई तो फिर कभी समझ नहीं आई। इमेजिन, क्या आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? जीरो। क्या आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? नाउ आई नीड योर अटेंशन प्लीज। इमेजिन करें कि आई हैव आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। बड़े ध्यान से, कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। अगर मैं इस आइस को हीट करूं, क्या ये मेल्ट करेगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, नॉट एट ऑल। आइस को मेल्ट होने के लिए जरूरी है कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मौजूद हो। इज इट ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट राइट नाउ? नो, इट्स नॉट। नो मैटर व्हाट यू डू, दिस आइस क्यूब इज नॉट गोइंग टू मेल्ट। इफ इट इज ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हेन इट विल मेल्ट। अगर मैं इसको इस वक्त हीट देता हूं तो वो हीट मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, उस हीट से पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फर्स्ट, दिस आइस क्यूब विल स्टार्ट टू गेट हॉट। और ये कहां तक टेम्परेचर बढ़ सकता है इसका? इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? Do you understand this? Have you registered this point? If something is not on its melting point, it cannot melt at all. Now, I need your attention. अब जब ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और मैं अब इसको हीट प्रोवाइड करूं, क्या ये मेल्ट होगा? एब्सोल्युटली। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर स्टेट चेंज होती है। क्या आपने कभी सुना है 10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पड़ी हुई है? Have you ever heard that? Never. It cannot happen at all. That means अगर मैं इस बर्फ को अब हीट दूं, जितनी मर्जी हीट दे दूं, ये बर्फ सिर्फ मेल्ट करेगी, it will not heat up. The ice cube here is on its melting point. It has to melt now only. It will not heat up. कब तक मेल्ट करती रहेगी? जब तक ये सारी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ऐसे ही है। क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा ड्यूरिंग मेल्टिंग? नो। एक वक्त में या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है या स्टेट चेंज हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नाउ, if I continue to heat it, it will turn into water that's going to be at 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर, हम तो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? पहले यू रजिस्टर दिस पॉइंट के नहीं बढ़ेगा। रीजन मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। डू आई हैव योर अटेंशन एवरीवन? मुंह बंद करके बैठे, मुझे भी नींद आ रही है। आई एम नॉट यॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये आइस सारी की सारी मेल्ट हो चुकी है। इफ आई कंटिन्यू प्रोवाइडिंग इट विद हीट, अब क्या होगा? हाँ, बॉइलिंग होने के लिए तो इस पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए, और वो कितना है? 100। क्या ये 100 पे है? क्या ये बॉइल करेगा? पहली बात द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ये बॉइल नहीं कर सकता फिलहाल। तो क्या करेगा ये आमना? हीट देने पर व्हाट विल हैपन? गर्म होगा ना। इट्स सो सिंपल, इट्स सो इंट्यूटिव। गर्म होगा। गर्म होने का मतलब है, हाथ नीचे कर। गर्म होने का मतलब है इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। वैसे कहां तक बढ़ेगा टेम्परेचर? 100 तक। जैसे ही ये पानी 100 पे पहुंचेगा, क्या टेम्परेचर बढ़ सकता है? अब टेम्परेचर 100 पे पहुंचते ही
बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब 100 पे क्या होना है, स्टेट चेंज होनी है। नाउ द लिक्विड हैज टू कन्वर्ट टू स्टीम, गैस, सॉरी। अब मैं इसको हीट देता रहता हूं, हीट देता रहूंगा, क्या होगा, eventually it will turn into steam, and that steam will have a temperature of 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताएं, जब ये सारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अभी भी मैं अगर इसको हीट देता रहूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक दफा या स्टेट चेंज होती है या टेम्परेचर चेंज होता है, दोनों इकट्ठे नहीं होते। इस वाली स्टेज में स्टेट चेंज हुई, तो जब सारी स्टेट चेंज होगी तो उसके बाद क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। देखो, यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज्ड, यहां से यहां तक स्टेट चेंज्ड, फिर यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज्ड, फिर उसके बाद स्टेट चेंज्ड। अब इसके बाद, क्योंकि हमारे सिलेबस में और कोई स्टेट नहीं है, सो इसके बाद स्टेट चेंज नहीं हो सकती, इसके बाद सिर्फ स्टीम विल कंटिन्यू टू हीट अप। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये स्टीम के पार्टिकल्स आयोनाइज्ड होने लग जाएंगे। आयोनाइज्ड गैस को ही प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। लेट्स काम डाउन अ लिटिल, टेल मी, जो मैंने यहाँ प्रोग्रेशन दिखाई है, क्या ये समझ आई आपको? इट्स इंपेरेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीजंस क्या है मैं अभी बताता हूँ। जी ईशा, क्या नहीं समझाया? नहीं, उसको छोड़ो, गैस तक समझ आया, नहीं समझाया? इफ समथिंग इज ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओनली देन इट कैन बॉइल, ओनली देन इट कैन मेल्ट। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो पहले उसे हीट अप होके अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है। Once it's on its melting point, it will start to melt. अब वो heat up नहीं हो सकता। Once it is melting, once it has melted, फिर वो दोबारा heat up होने लग जाएगा। फिर जब वो अपने boiling point पहुंचेगा, it will stop heating up and start boiling. बस, काइनेटिक एनर्जी स्टॉप वाली बात नहीं है, काइनेटिक एनर्जी विल स्टॉप इंक्रीजिंग वाली बात है। इमेजिन करें, अगर यहां पर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी 50 जूल्स, -10 से 0 तक, मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन जब वो मेल्ट करना शुरू होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ, मेल्टिंग में टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉप्स इंक्रीजिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन बढ़ना बंद हो गई है। मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बढ़ने बंद हो गए हैं, पैसे तो हैं। अब 0 से 100 तक, मुझे बताओ, हेलो सोलर, 0 से 100 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है कि स्टेट चेंज हो रही है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। व्हाट विल हैपन टू काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, शाबाश। अब 100 से 100 तक क्या टेम्परेचर बढ़ा है? स्टेट चेंज हुई ना, टेम्परेचर तो नहीं चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी। कंडेंसेशन तब होती है जब हम स्लो डाउन करते हैं, हीट निकालना शुरू करते हैं। अभी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यार अभी एक तो बता दूं, मैं एक बात ना बता दूं, सॉरी यार, तेरा टाइम जाया किया मैंने, जाहिल। लो भाई, रीजन सुनो। जब स्टेट चेंज होने लगती है तो फिर टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता सर? ये क्या बकवास है, क्यों नहीं समझ आ रही? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, रीजन आपको बताने लगा। इस स्टेज को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का क्या मतलब होता है? ये तो सबको पता होगा। नहीं, सही वाला, सही वाला, लेटेंट।
लेटेंट का मतलब है हिडन, हिडन, छुपा हुआ। सही। अब क्या मतलब सर, ये क्या बात हुई? सुनिएगा और सुनते रहें। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। आई विल बी हियर जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। मैं इधर हूं, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन, ठीक है? मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के दरमियान क्या चीज मौजूद है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही। क्या वो नजर आती हैं? देख नहीं सकते किसी भी तरह। इसका मतलब ये है कि उसका कोई इफेक्ट ही ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। अगर कोई चीज है नहीं, लेकिन उसका कोई ना कोई असर, इफेक्ट जरूर ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर मैं हीट दिए जा रहा हूं लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब है कि वो हीट कहीं ना कहीं छुप जाती है। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट, क्योंकि वो नजर नहीं आती, लेकिन वो गायब नहीं हो रही, वो किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। हाँ, ले जी। अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही होगी ना। मुझे सैलरी मिलती रहे लेकिन मेरा अकाउंट का बैलेंस ना बढ़े, तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। इसी तरह वो कहाँ यूज हो रहा होगा? दैट्स माय क्वेश्चन हियर। व्हाई डजंट द टेम्परेचर चेंज व्हेन स्टेट चेंजेस? पेपर में आने वाला सवाल है, ये कई दफा आ चुका है। आंसर: एट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, any heat absorbed is used for breaking या loosening the bonds between particles and overcome। आपको एक एग्जामिनर का फेवरेट सेंटेंस दिखा रहा हूं। मैंने एंड के आगे जो लिखा था इरेज कर दिया। एंड यूज्ड फॉर पुशिंग द एटमॉस्फेयर अवे। ये फ्रेज, ये वर्डिंग मार्किंग स्कीम में कई दफा इस्तेमाल हो चुकी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका क्या मतलब। मुझे बताइएगा, जो पहले वाली बात लिखी मैंने, जिसको मैं यहाँ पर ऑरेंज से शेड कर रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने बताया था कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो रही होगी ना। तो वो असल में बॉन्ड्स के ब्रेकेज के लिए इस्तेमाल। घड़ी ना देखो, मीटर देखो। ये जो बात मैं करने लगा हूँ, पुशिंग दी एटमोस्फियर अवे, इसका क्या मतलब है? आप बोल रहे जी, बोले। नहीं, बोलो बोलो। ये तो सोच के बोलो ना। हाँ जी वैसा। नहीं, नहीं, मैं बोल, प्लीज पुट योर फोन अवे। लिसन टू मी, मैंने अभी तक अभी छुट्टी नहीं की। देखिएगा, ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी मौजूद है एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको हीट करता हूं। गौर से मेरी बात समझिएगा, आज के लिए आखिरी बात है। ये एटमॉस्फियर यानी जो एयर की, जो अर्थ की सराउंडिंग में गैसेस मौजूद है ना, ऑफ कोर्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इसीलिए इस खुले हुए कंटेनर के ऊपर भी वो गैसेस मौजूद हैं। अब आपको ये पता है कि जब बॉइलिंग होती है तो लिक्विड को इवेपोरेट करके स्टीम, सॉरी, बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट होना है।
लेकिन ऊपर तो जगह ही नहीं है ना, ऊपर से तो एटमॉस्फेयर ने पुश किया हुआ है। इस पानी के ऊपर अगर जगह होगी, सिर्फ तब पानी स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मैं तो कह रहा हूं, जगह चाहिए उन पार्टिकल्स को। अब आपने इस कुर्सी पे बैठना है, इधर जगह ही नहीं है, पहले इसको उठाना है, फिर इसकी जगह पे अपनी तशरीफ रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं वो हैं। और जब इस लिक्विड ने स्टीम में कन्वर्ट होना है, तो इसको एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि गैस फैल जाती है ना, उसको जगह चाहिए। तो क्या होगा, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट दो कामों के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो येलो वाले पार्टिकल्स हैं, इनके बॉन्ड्स की ब्रेकेज के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरा, ये जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, इनको दूर पुश करती है, ताकि लिक्विड में से पार्टिकल्स निकल सकें। इमेजिन करें, दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग जगह मल के खड़े हों, आपने इस दरवाजे से गुजरना हो, छुट्टी भी हो जाए, आप मोटिवेटेड भी हैं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए एनर्जी इस्तेमाल होगी। सो यू हैव टू पुश द पीपल अवे सो दैट यू कैन एस्केप। बिल्कुल इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी, वंस द बॉन्ड्स हैव बीन ब्रोकन, दे नीड एनर्जी सो दैट दे कैन एस्केप इन द एनवायरनमेंट। लुक, इस वक्त हर किसी का यही दिल चाह रहा होगा कि हमारी जान छुटे, हम जाएं यहाँ से। पेपर में आएगा ये, एंड नोबडी इज गोना टेक दिस मच पेन दैट आई एम टेकिंग। प्लीज यूटिलाइज इट, लर्न फ्रॉम व्हाट आई हैव टू से। आप आवाजार हैं, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है मैं अपनी बात कन्वे करूं। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। whenever something is at its boiling point, you provide it with heat। दो काम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, दे ट्राई टू एस्केप। और दूसरा काम ये है कि एटमॉस्फेयर को पुश करता है, गैस के पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर को पुश करना है, ताकि वो बाहर निकल सकें। इसकी कॉरलरी में एक बात बता रहा हूँ रिलेशन में। इमेजिन करें मेरे पास एक बीकर है, उसमें मौजूद पानी है। क्या वो पानी बॉईल कर रहा है? क्या वो पानी बॉईल कर रहा है? इवेपोरेट कर रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो टॉपिक मैंने अभी तक छेड़ा ही नहीं। मैं बॉइलिंग की बात कर रहा हूँ। पानी है बीकर में, क्या वो इवेपोरेट कर, सॉरी, बॉईल कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन आई स्वेयर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाऊं ना, जहां पर स्पेस हो, स्पेस में एयर नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, देर विल बी नो गैस पुशिंग ऑन दैट वाटर, बॉईल कर जाएगा। बगैर टेम्परेचर दिए, बगैर हीट दिए, वाटर विल बॉईल इन स्पेस। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्पेस में, यार मैं बताऊंगा ना, मित्र देखें, क्योंकि स्पेस में ऊपर से कोई एयर नहीं है जो लिक्विड को पुश करे, तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इस दरवाजे के बाहर कोई है ही नहीं, क्या आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी एस्केप करने के लिए? ना। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट्स, दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर्स। बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर कुकर का नाम सुना आपने? पानी तो 100 पे बॉईल कर जाता है, लेकिन गोश्त को पकाने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो गोश्त को प्रेशर कुकर में डालते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, और अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। दैट मीन्स जब प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड बॉईल नहीं कर सकेगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। क्या जो बात मैं बता रहा ना वो सुने प्लीज, इसको इग्नोर करें। आई एम सॉरी इफ इट इज ट्रॉमेटाइजिंग, आई स्वेयर आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू। आज के लिए बात यही खत्म करते हैं। आई एम स्टिल हियर। आपको कॉलें आनी शुरू हो गई है, मेरे लिए थोड़ी सी बेइज्जती हो गई है, लेकिन चलें। आई एम स्टिल हियर, इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज टॉक टू मी बिफोर लीविंग। आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बता रहा था मैं तुम्हें, टेस्ट की पड़ी है। आपके ग्रुप में अपडेट आ जाएगा जी।